हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों। यानी कि आज एक दोस्तों नया चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ज्यादा नॉलेजेबल चैप्टर है। अगर आप थोड़ा भी पॉलिटिकल साइंस में या फिर सिविक्स में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन एक और चीज बता दूं यार, मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हो यूट्यूब के अंदर। आप जाओगे, जैसे चैनल ओपन करोगे आपको वीडियो सेक्शन दिखेगा, वीडियोस के बाजू में एक प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा। उसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में है, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये मेनली 4 हमारे स्टैंडर्ड है। बाद में 11th स्टैंडर्ड भी आता है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी उनका अलग है। तो जो बेसिक तौर पे बात कर रहा हूं मैं 7th 8th 9th 10th के लिए, आप लोग का पूरा साइंस सब्जेक्ट और पूरा मैथ्स सब्जेक्ट, इसका पूरा 100% सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया। यानी पूरे लेक्चर्स बना दिए हैं, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिए। अगर आपको देखना है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट को। साथ ही में आपका सोशल स्टडीज भी मोर देन 50% कंप्लीट हो गया है, और बाकी जो चीजें वो हम लोग रेगुलरली बना रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर भी प्रेजेंट है, हर चीज है। अच्छे से जाओ, देखो और पढ़ाई करो यार। एग्जाम नजदीक है, बहुत सारे लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं, बहुत सारे लोग के ऑनलाइन होंगे या फिर जो भी होंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना यार, जा देख लो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस चैप्टर की। तो सबसे पहले आप देखोगे चैप्टर का नाम क्या लिखा है मैंने, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यानी कि आपको बताया था मैंने, और आपने शायद अगर पढ़ा होगा 7वीं का एक चैप्टर सिविक्स में, तो उसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट पूरे देश को कंट्रोल करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। ये आप सभी जानते हैं, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आज के डेट में हमारी जो मेन गवर्नमेंट वो कौन है, बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, जो पूरे हमारे इंडिया को कंट्रोल करती है। तो यानी कि वो कंट्रोलमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक चीज और है कि इसके अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव्स कौन है, यानी कि जो लोग कुछ ना कुछ एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सभी चीज का क्या टास्क होता है, रोल क्या होता है, कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या क्या पावर्स होते हैं, ये सभी चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बारी बारी से पढ़ेंगे, पहला लेक्चर है, आराम से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें के ऊपर ध्यान देंगे। कंसेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर होगा, तो ध्यान से देख लेना एंड तक। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हो। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि यूनियन जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मैंने बोला कि पूरे देश को जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इनके अंदर एक बॉडी आ जाती है। तो क्या क्या इनका मेन स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट के बाद जो सबसे मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट बोलते हैं। आप सभी को पता है, राष्ट्रपति बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रपति। राष्ट्रपिता तो हमारे महात्मा गांधी है, फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपति यानी कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट के अंडर में 2 बॉडी आ जाती है, वैसे तो 3 बॉडी आ जाती है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 2 बॉडी की। एक होता है लेजिस्लेचर और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। यानी कि प्रेसिडेंट के अंदर ही 2 बॉडी आ जाती है, एक का नाम है लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, और दूसरी होती है दोस्तों एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग बारीकी से स्टडी करेंगे। लेजिस्लेचर की बात करें तो आपको पता है इसमें 2 हाउसेज आ जाते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। अगर नहीं किया होगा तो शायद आपको 9th में मैंने पढ़ाया था, मतलब ये तो चलो आपका 8वीं है, तो शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि, लेकिन मैंने कौन सा तो एक स्टैंडर्ड को पूरा का पूरा लोकसभा और राज्यसभा एक्सप्लेन किया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टैंडर्ड था, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ये सब चैप्टर्स में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन आपने सुना जरूर होगा लोकसभा, और दूसरा जो हाउस होता है वो होता है राज्यसभा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटर। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाता है। और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में क्या आ जाते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो पीएम होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड जितने भी अदर मिनिस्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। क्योंकि मिनिस्टर अकेला तो काम नहीं करेगा, यानी प्राइम मिनिस्टर अकेला तो काम नहीं करेगा, उनके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैंडल करते हैं। जैसे कि कोई रोड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट कोई अलग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट। तो ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं, तो हर एक को अलग अलग मिनिस्टर्स हैंडल करते हैं, तो इसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें या फिर जो जुडिशियरी जो ऑर्गन की बात करें, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पूरे यूनियन गवर्नमेंट में होते हैं वो 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से 3 ऑर्गन होते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, लेकिन इसके अलावा भी एक तीसरा ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जुडिशियरी। अब जुडिशियरी यानी कि हमारा जो जज
का जो सिस्टम होता है, जुडिशियल सिस्टम होता है, जो न्यायालय होते हैं ना हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, तो ये भी हमारा तीसरा मेन ऑर्गन होता है पूरे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम बात करें। और इसके बिना हमारा देश नहीं चल सकता, क्योंकि चलो हम लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा राज्यसभा से देश चला सकते हैं, एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ये सब हमारे देश चला सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना और रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ये सभी काम जो होता है वो जुडिशियल सिस्टम का होता है, जुडिशियरी डिपार्टमेंट का होता है। ये आपको याद रखना है ताकि पब्लिक का जो वेलफेयर है वो मेंटेन रहे। और साथ ही में अगर बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम की, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं होते तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे। और यही सब चीजें हम लोग आगे ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया का अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव जो बात करें, इसमें तीन मेन होते हैं, एक होते हैं प्रेसिडेंट, दूसरे होते हैं प्राइम मिनिस्टर और तीसरे होते हैं उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि प्रेसिडेंट मेन है, उसके बाद जो मेन आ जाता है वो कौन आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। पूरे सबसे टॉप पे मेन आदमी कौन है, पूरे देश में सबसे मेन आदमी कौन है, प्रेसिडेंट। उसके बाद सबसे मेन आदमी कौन है, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद कौन है, मिनिस्टर्स, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं। याद रहेगा, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन वगैरह तो कॉमन पीपल हो गए, ठीक है ना, लेकिन सबसे मिनिस्ट्री लेवल पे, ठीक है ना, कौन है सबसे मेन आदमी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिना कुछ काम नहीं हो सकता, लेकिन वो नॉमिनल हेड होते हैं, उसका मीनिंग बताऊंगा आपको आगे जाके। फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। आज सिर्फ हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट क्या होता है, कैसे अपॉइंट होता है, क्या उनके पावर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की हम लोग बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। नॉमिनल हेड मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो, पूरे एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है ना। अब जैसे कि जो मालिक होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जिसको हम लोग बॉस बोलते हैं, ठीक है, कहने के लिए देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा काम नहीं करते, हमको मालूम है बहुत ज्यादा काम करते हैं वो लोग भी, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि जो बॉस होते हैं वो आते हैं अपने ऑफिस में, मस्त कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, एसी चालू करके बैठ जाते हैं, और अपने जो नीचे के जो लोग होते हैं, यानी कि उनके नीचे कौन होता है, मैनेजर्स होते हैं, बाकी एम्प्लॉयज होते हैं, उनको वो बताते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। यानी कि कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है वो कौन होता है, नॉमिनल हेड होता है, यानी कि प्रेसिडेंट होता है। यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के सबसे मेन व्यक्ति को जो है, नॉमिनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। उनके आपने कुछ पावर्स भी है, लेकिन कंट्री को जो चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इनके हाथ में नहीं है। वो सिर्फ हेड है, लेकिन वो देश कौन चला रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर्स एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। करेक्ट, समझ में आ रहा है। हमारे देश को कौन चलाता है, पीएम चलाते हैं ना, पीएम नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त के, वो चला रहे हैं इस देश को। पूरे उनके जो मिनिस्ट्री है वो चला रहे हैं। प्रेसिडेंट चला रहे हैं क्या, नहीं, प्रेसिडेंट हेड है, उनके भी हेड है, लेकिन वो चला नहीं रहे हैं, वो एक नॉमिनल हेड है। समझ में आया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। पावर्स आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रोल होता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम हेड होते हैं। कोई भी स्टेट की अगर हम बात करें, यानी कि कोई भी राज्य है, उसके सबसे ज्यादा मेन हेड कौन रहेंगे, प्रेसिडेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं और गवर्नमेंट नहीं बन पाती है तो प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में जब 2-3 साल पहले इलेक्शंस हुए थे और गवर्नमेंट किसी को भी फुल बहुमत नहीं मिला था, यानी फुल वोटिंग किसी को भी नहीं मिला था, तो कंफ्यूजन चल रहा था किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं बन पा रही है, तो प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाए। तो मतलब प्रेसिडेंट आके उस स्टेट को कंट्रोल करेंगे। यानी कि जो स्टेट के जो हेड होते हैं ना, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट भी आप बोल सकते हो। कोई भी स्टेट के सबसे हेड व्यक्ति कौन रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है ना। और ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन माना जाता है पूरे कंट्री के लिए, सबसे प्रेस्टिजियस पोजीशन माना जाता है हमारे पूरे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए। और जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं स्टेट के, ये सब प्रेसिडेंट्स के हाथ में होते हैं। यानी स्टेट के जितने भी पावर्स होंगे वो सब कंट्रोल कौन कर सकता है, एक प्रेसिडेंट जो है वो कर सकता है। और गवर्नमेंट जो है इनकी फंक्शंस जो है वो मानती है, बातें मानती है और फंक्शंस को आगे लेके जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी चला रहा है तो कंपनी बॉस के नाम पे चल रही है, लेकिन चला कौन रहा है, उसको मैनेजर्स चला रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज चलाते हैं, जो उनके कर्मचारी है, वर्कर्स है, वो चला रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही सेम गवर्नमेंट जो है होगी स्टेट की, वो गवर्नमेंट चलाएगी, लेकिन किसके नाम पे चलाएगी, किसके हेड में चलाएगी, प्रेसिडेंट के नेम में, किसके नाम पे चलाएगी, ठीक है ना। और जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो पूरे गवर्नमेंट को रन करते हैं, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट को रन करते हैं। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं, और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। क्लियर है। यानी कि जो नॉमिनेशन का काम है, नॉमिनल वाला काम है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, और जो एग्जीक्यूशन का काम है, जो करने वाला काम है, वो प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं ये जो प्रेसिडेंट्स है इनका इलेक्शंस कैसे होता है, ठीक है ना, मतलब चूज कैसे करते हैं। जो प्रेसिडेंट है इनको चूज कैसे किया जाता है, क्या इनका वोटिंग होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स के लिए वोट किए जाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी उसमें से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, नहीं। यानी कि जो
प्रेसिडेंट होते हैं उसको आम जनता चूज नहीं कर सकती। हम जैसे नॉर्मल लोग वोट नहीं डाल सकते कि ये हमारे देश का प्रेसिडेंट बनेगा। आपने कभी किया है क्या ऐसा? सोच सुना है क्या कभी? नहीं होता है। हम जाके वोट करते हैं किसी पार्टी को, एंड वो पार्टी जब जीतती है तो उसकी सरकार बनती है, तो वो लोग आपस में मिलकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो सेम उसी प्रकार जो सिलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, ऑलरेडी जो इलेक्ट करके जीत के आए हैं वोट के द्वारा, वो लोग जो जीत के आए हैं असेंबली के अंदर, वो लोग ही अपने अंदर ही एक डिपार्टमेंट के अंदर ही इलेक्शंस करेंगे, और जिनको भी ज्यादा वोट मिलेगा उनके अंदर ही अंदर वो चूज किया जाएगा प्रेसिडेंट को। यानी कि ये जो ऑलरेडी इलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना, वो चूज करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। यानी कि हम जैसे नॉर्मल जनता जो है इलेक्शंस नहीं करती है और वो प्रेसिडेंट को नहीं चूज कर सकते, लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जो कि ऑलरेडी उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही में अगर बात करें कि इसके अंदर जो पार्लियामेंट्स जो होते हैं ना, इसमें ही जो ये सब चीजें होती हैं, मतलब इलेक्शंस किया जाए और प्रेसिडेंट को चूज किया जाए, इसको हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं इसको, करेक्ट है, याद रहेगा ये सब चीजें, तो आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में जो प्रेसिडेंट्स का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि प्रेसिडेंट जब कोई बनता है तो वो 5 साल के लिए बनता है, 5 ईयर। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है ना। जो पार्टी होती है 5 साल तक चलेगी तो 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वैसे ही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 साल तक होते हैं। और इनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, मतलब कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 35 साल की होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट बन पाएगा, उससे कम रहेगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट बनने के बाद उनको शपथ लेना पड़ता है, आपको पता है, ओथ, ठीक है ना। जैसे कि मैं राहुल जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, ऐसा होता है ना। तो नॉर्मली वो शपथ उनको लेना पड़ता है, एंड ओथ सेरेमनी के दौरान उनको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है कि वो हमारे संविधान की रक्षा करेंगे। क्योंकि देखो, संविधान बनाया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा, उनकी टीम द्वारा 1950 में, लेकिन उसके हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है क्या? संविधान के रूल्स को फॉलो कर रही है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को फॉलो कर रही है क्या गवर्नमेंट? ये कंट्रोल करने का जो काम है वो प्रेसिडेंट का काम है, करेक्ट है। तो वो देखरेख करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए तो वो शपथ ले रहे हैं कि मैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो गवर्नमेंट है इसको मैं चलाऊंगा, इसको मैं हैंडल करूंगा। तो ये काम प्रेसिडेंट का होता है, और इंश्योर करते हैं कि हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। नहीं तो हर गवर्नमेंट आएगी, अपनी अपनी रूल बनाएगी, अपनी अपनी नई नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, तो चलेगा क्या काम? देश तो बर्बाद हो जाएगा यार। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो प्रेसिडेंट होते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही प्रेसिडेंट्स कंट्रोल करते हैं ये सब चीजों को। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही आसानी से और इजीली समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं और कैसे इलेक्शन उनका होता है। और साथ ही में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रेसिडेंट्स है वो एडवाइस दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि क्या एक्शन लेना सही रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रेसिडेंट को होती है। और बाई चांस अगर कभी खुद प्रेसिडेंट ने किसी रूल्स का वायलेशन किया, यानी किसी रूल को प्रेसिडेंट ने ही तोड़ दिया, तो प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में भी पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को चेंज कर सकते हैं, उनको खिलाफ कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये सब चीज भी उनके पास में होता है, और यही चीज को बोला जाता है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। इंपीचमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट ने रूल्स तोड़ा और अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हक है कि वो हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को, तो वो प्रोसेस को हम लोग इंपीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्लियर है? और ये सब चीजें होती रहती है। क्लियर है? अब प्रेसिडेंट जो है उनके हाथ में कुछ पावर्स भी होते हैं कि क्या क्या वो और कर सकते हैं। तो पावर्स एंड फंक्शन की अगर बात करें प्रेसिडेंट के, हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। पावर्स क्या है उनके हाथ में, एंड उनके हाथ में क्या क्या फंक्शन है। पावर्स एंड फंक्शन। ओके, तो पावर्स एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारे पावर्स होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में मीटिंग बुलाना, ये भी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। और दोनों जो हाउस है, ठीक है ना, उनमें मैसेज पहुंचाना। जैसे कि दो हाउस कौन से हैं, एक है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो ये दोनों हाउस में मैसेजेस पहुंचाना, किस हिसाब से फंक्शंस होगा, ये सभी चीजें जो होगी वो किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। साथ ही में कुछ भी बिल पास अगर हो रहा है, यानी कि जैसे कुछ नया रूल आ रहा है, कुछ नया लॉ पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, तो कुछ नया रूल्स जब आ रहा है तो आखिरी में जो रूल को पास किया जाता है वो प्रेसिडेंट के साइन के बिना नहीं हो सकता। यानी कि एंड में प्रेसिडेंट के पास ही वो पेज आएगा, उसमें प्रेसिडेंट जब साइन करेंगे अपना, तब वो रूल को पास किया जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है। यानी कि अगर कोई भी बिल के ऊपर, कोई भी लॉ के ऊपर अगर पास साइन नहीं हुआ है प्रेसिडेंट का, तो वो रूल पास नहीं हो सकता। तीसरा, अगर हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट्स है वो प्राइम मिनिस्टर्स को, उनके जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं, उनको भी पूरा हक है वो सब चीज को अपॉइंट करने का। साथ ही में जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह जो होते हैं ना, उनके हाथ में कंट्रोल होता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, उसके हाथ में अपॉइंट करना होता है कि अगर वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति जो
सुटेबल हो, ऐसा नहीं किसी को भी, लेकिन वो सुटेबल हो, एलिजिबल हो, उसके हिसाब से वो अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को, ठीक है ना। सुप्रीम के भी और हाई कोर्ट के जज को वो अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी पावर उनके हाथ में होता है, सुप्रीम और हाई कोर्ट के, ठीक है। एंड साथ ही में जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, आपको पता है ना, जो इलेक्शंस करवाते हैं, हमारा जब वोटिंग होता है, इलेक्शंस होता है, तो इलेक्शंस करवाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ईसीआई जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन होगा पूरे देश के लिए, वो भी चूज करने का, वो भी अपॉइंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी प्रेसिडेंट के हाथों में होती है, यानी कितना ज्यादा पावर होता है उनके हाथ में। फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कमांडर इन चीफ भी होते हैं, यानी कि सबसे मेन कमांडर। कमांडर मतलब क्या होता है, आदेश देने वाला, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो किसके कमांडर इन चीफ है, पूरे के पूरे डिफेंस के। जो डिफेंस होता है ना हमारा, आर्मी नेवी, ठीक है ना, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, जिसको हम लोग डिफेंस बोलते हैं, तो डिफेंस के कमांडर इन चीफ कौन है, प्रेसिडेंट है। यानी कि जो मेन जो चीजें होंगी, कि समझ लो कि पूरे देश में लड़ाई चल रहा है कहीं ना कहीं, मतलब इंडिया और कई दूसरे देश का लड़ाई चल रहा है, तो अब ये जो डिसीजन है कि हाँ हमें भी अटैक करना है, अब हमें लड़ाई करना है जाके, या फिर हमें शांति कायम रखना है, पीस मेंटेन करना है, तो ये जो मेन ऑर्डर्स रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं रहेगा, वो किसके हाथ में रहेगा, प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा, क्योंकि वो क्या है, कमांडर इन चीफ है पूरे इसके लिए, आई मीन टू से पूरे डिफेंस सर्विस के लिए, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के लिए, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट्स के पास कुछ जुडिशियल पावर भी होते हैं, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति इन द सेंस मतलब जो भी उनके पास पावर में है, तो उनको वो पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में कुछ पर्सन है जिसको स्पेशल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अगर बात करें तो उनको माफी भी दिया जा सकता है, पार्डन कर सकते हैं, तो उनके हाथ में भी एक जुडिशियल पावर है। जैसे जज लोग कुछ सजा सुना सकते हैं, वैसे प्रेसिडेंट भी सजा सुना सकते हैं या फिर माफी कह सकते हैं, ये पावर भी उनके हाथ में दिया गया है। और प्रेसिडेंट के पास एक और भी पावर है कि अगर देश में इमरजेंसी लगाना है, आपको पता है ना इमरजेंसी क्या होता है, कि अगर कुछ खतरा हो गया देश में तो इमरजेंसी लगाते हैं। जैसे कि हमारे देश में एक बार इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, कि आप सभी लोग घर में रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, उस हिसाब से इमरजेंसी कहा जाता है। तो ये पावर भी उनके हाथ में है कि वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर बाई चांस देश में कुछ क्राइसिस हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया, तो आप अपने अपने घर में रहो, तो उसको इमरजेंसी बोलते हैं, जिसमें मिलिट्रीज वगैरह रोड पे आ जाती हैं और सबको कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीज भी कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, नेशनल इमरजेंसी लगना, स्टेट इमरजेंसी लगना या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगना, ये तीनों के तीनों कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा। ये सब चीजें आपको याद रखना है। और साथ ही में अगर बाई चांस प्रेसिडेंट खुद अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को भी चूज करने का उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक वाइस प्रेसिडेंट को भी बनाया जाता है कि अगर बाई चांस प्रेसिडेंट नहीं है, एब्सेंट है या फिर कहीं कुछ काम से है, या फिर अगर बाई चांस उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको कंट्रोल वाइस प्रेसिडेंट को किया जाएगा एंड वो कंट्रोल कर सकते हैं दोनों हाउस को। तो ये सभी चीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके हाथ में होती है दोस्तों, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि क्या उनके पावर्स थे और फंक्शन थे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि यूनियन गवर्नमेंट का पूरा रूल क्या होता है, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कौन कौन से लोग इसमें आ जाते हैं, तीसरी बॉडी जुडिशियरी सिस्टम है, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, क्या उनका रोल होता है, इलेक्शन कैसे होता है, कैसे वो बनते हैं, पावर्स क्या होते हैं, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर दिया। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। जल्द से जल्द आपके लिए लेक्चर नंबर 2 भी लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे। जैसे आज हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, वैसे कल हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या क्या उनके हाथ में पावर होता है। बहुत ही मजेदार होने वाला है अगला लेक्चर भी। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।